हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पेक्ट्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड के लिए जो चैप्टर नंबर 1 है साइंस 2 का। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे उस चैप्टर के बारे में। स्पेसिफिकली आज अगर हम साइंस 2 के चैप्टर 1 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर 1 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चैप्टर 1 का जो नाम है वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट हेरिडिटी एंड वेरिएशन। चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ इवेंट्स दिए हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन इवेंट्स को हमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इवेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि 1901 में जो यूगो डिवेरिस होते हैं ये म्यूटेशनल थियरी देते हैं। म्यूटेशनल थियरी की वजह से लोगों को ये पता चलता है कि डीएनए में क्या म्यूटेशंस होते हैं, क्या नहीं म्यूटेशंस होते हैं। 1902 में जो वॉल्टर सुटॉन होते हैं ये क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व करते हैं ग्रास हॉपर के सेल में। ये कहानी जिस समय पर हो रही थी उस समय पर मेंडल ने अपना योगदान दे दिया था और उनका जो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड फेमस क्रॉस है वो कंप्लीट हो चुका था। बट जैसा कि आप सब जानते हैं मेंडल के साथ में एक और साइंटिस्ट पैरेलली अपना काम कर रहे थे जिनका नाम था डार्विन। और उस टाइम पे जब मेंडल काम कर रहे थे नोबडी वॉज एक्चुअली फैसिनेटेड विद द मेंडल्स वर्क, जिसके वजह से उनको एक्चुअली उतना अटेंशन उस टाइम पर नहीं मिलता है, जिसकी वजह से उनकी थ्योरी फेल हो जाती है। यहाँ पर ये क्रोमोसोम्स वगैरह ऑब्जर्व कर रहे हैं साइंटिस्ट, बस किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो सेल के अंदर क्या देख रहे हैं। आप इस लेक्चर को 2025 में जब इसको देख रहे हो तो आपको पता है कि वो चीज़ क्रोमोसोम है, बट उस समय पर उन साइंटिस्ट को वो चीज़ नहीं पता थी। मेंडल ने भी जीन्स जो वर्ड हम आज पढ़ते हैं कि डीएनए का जो सेगमेंट होता है उसको हम लोग जीन बोलते हैं, जिसमें स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनको हम लोग आज हम जीन्स के नाम से जानते हैं, बट उस टाइम पर मेंडल ने उनको फैक्टर्स का नाम दिया था। और कुछ सीरियल इवेंट्स होते हैं, जैसे 1944 के टाइम पे 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्टी और कॉलिन मैकलॉयड। इन तीनों ने मिलकर ये चीज प्रूव की कि एक्सेप्ट वायरसेस के अलावा दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डीएनए ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल? स्पेसिफिकली अगर हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करते हैं तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हमारे कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इन शॉर्ट हमारे बॉडी में आज के समय पर जो कुछ भी चीज़ें प्रेजेंट है, जो कुछ भी चीज़ें बन रही हैं, जो कुछ भी चीज़ें लोगों को दिखाई दे रही हैं, वो इन जीन्स की वजह से होते हैं, इन जेनेटिक मटेरियल्स की वजह से होते हैं। 1961 का जो टाइम था वहां पर एक 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस्को जैकब एंड जैक मोनाड। इन दोनों ने मिलकर प्रोटीन सिंथेसिस का एक मॉडल दिया था और ये मॉडल जो था एक बैक्टीरिया के अंदर था और इस मॉडल की वजह से हमें फर्दर जो है जेनेटिक्स का जो कोड होता है, जो डीएनए के अंदर छुपा हुआ कोड होता है, उसका अंदाजा हमें लगा था। आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को डिटेल्ड मैनर में। तो सबसे पहले जैसा कि चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, स्पेसिफिकली हम बात करेंगे हेरिडिटी के बारे में। सबसे पहले चैप्टर के नाम के मतलब समझ लेते हैं, फिर हम उसके आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे। हेरिडिटी इटसेल्फ एक्सप्लेन्स। हेरिडिटी ये जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। मतलब जैसे कि मान लो कोई एक जनरेशन है, जनरेशन 1, जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो उससे जनरेशन 2 आएगी। अब ये जो जनरेशन 2 है इसके पास जी जनरेशन 1 के कुछ कैरेक्टर्स जो हैं आगे पास हो रहे होंगे, तो इस फिनोमेना को ही हम लोग क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। इफ वी टॉक अबाउट इवोल्यूशन आर स्पेसिफिकली स्लो चेंजेस। इवोल्यूशन जो होते हैं ये स्पेसिफिकली स्लो चेंजेस होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऑकर होते हैं धीरे धीरे लंबे समय तक के लिए। ठीक है, अगर नेक्स्ट हम इस चैप्टर में बढ़ते हैं तो इस चैप्टर में आगे इन इवेंट्स के बाद हमें कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फॉर्मेशन जो होता है, जो हमारे शरीर में जो प्रोटीन है जिसका एक्सप्रेशन आ रहा है, जिसकी वजह से आज हम जो कुछ भी हैं वो प्रेजेंट है, तो इस प्रोटीन्स का एक प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का। उस प्रोसेस के अंदर टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन, सेकेंड इज ट्रांसलेशन एंड
थर्ड इज ट्रांसलोकेशन। तो ये तीन जो टॉपिक्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये टॉपिक के वजह से, ये प्रोसेसेस के वजह से आगे हमारा एक फाइनली एक प्रोटीन बनकर रेडी हो जाएगा जो हमारे बॉडी में एक्सप्रेस होता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है। स्पेसिफिकली ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे सेल्स के अंदर चलती हैं, ये सारी चीजें सेलुलर लेवल पर होती हैं, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट, सबसे पहले मैं एक यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ सेल का। हर एक सेल के अंदर, अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर रहे हैं तो, प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, बट जो हमारा यूकैरियोटिक सेल्स होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये हो गया अपना न्यूक्लियस। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस के अंदर पड़ा होता है हमारा डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए आसानी से पड़ा होता है। जब भी किसी प्रोटीन को एक्सप्रेस करने की बारी आती है या फिर किसी प्रोटीन के फॉर्मेशन का टाइम आता है, तो ये जो डीएनए होता है ये कन्वर्ट हो जाता है आरएनए के अंदर। डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फर्दर ये जो आरएनए होता है ये न्यूक्लियस से निकलकर साइटोप्लाज्म में आता है, और साइटोप्लाज्म में ये आरएनए जो होता है राइबोसोम्स से जाकर बाइंड हो जाता है, जहां पर आरएनए कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन के अंदर। ये जो प्रोसेस है आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस होता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन। थर्ड वाला जो स्टेप है दैट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में एक्चुअल क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए हमारा डीएनए जो है, ये डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस तरीके से दिखने वाला, जैसा कि हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है जेनेटिक्स वाले पार्ट में, ठीक है। इससे आरएनए जब बनता है तो ये सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर हो जाता है या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर हो जाता है, कुछ इस तरीके से। अब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, अज्यूम करो कि ये जो पेन है एक कह सकते हो कि एमआरएनए है। अब एमआरएनए में या फिर आरएनए जो है, इसके एक एंड पर क्या होगा, जो राइबोसोम होगा वो आकर इस तरीके से बाइंड कर जाता है। जब राइबोसोम एक एंड से आकर इस तरीके से बाइंड करता है तो आरएनए के एक एंड से दूसरे एंड तक वो राइबोसोम ट्रैवल करता है, और जब ये ट्रैवल करता है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप ट्रैवल करता है, और इसका जो स्टेप होता है वो होता है 3 नाइट्रोजिनस बेस का, या फिर तुम इसको कह सकते हो 1 ट्रिपलेट कोडॉन। जो राइबोसोम होता है वो आरएनए के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जब मूव करता है तो उसका एक कदम होता है एक ट्रिपलेट कोडॉन का। फॉर एन एग्जांपल, अगर यहां पर 3 कोडॉन है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर उसके बाद 3 है, एंड सो ऑन, जब इस तरीके से है तो राइबोसोम पहले 3 पर बैठेगा, फिर उसके बाद जंप करेगा 4th, 5th और 6th पे, फिर जंप करेगा 7th, 8th और 9th पे, और ऐसे ही जंप करते करते वो एमआरएनए के एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। बिना ट्रांसलोकेशन के ट्रांसलेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब राइबोसोम आरएनए मॉलिक्यूल के ऊपर एक एंड से दूसरे एंड की तरफ ट्रैवल करता है तो डीएनए के एमआरएनए के अंदर या फिर आरएनए के अंदर जो कोड्स प्रेजेंट होते हैं, उन कोड्स को वो रीड करता है, और रीड करने के बाद वो टीआरएनए की मदद से वहां पर अमाइनो एसिड्स को ऐड करता हुआ चलता है, जिससे कि फाइनल प्रोडक्ट जो है हमारा प्रोटीन बनकर वहां पर रेडी हो जाता है। विदाउट ट्रांसलोकेशन ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अगर हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, दैट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड एज इट इज एक्चुअली पॉसिबल ड्यू टू ट्रांसलोकेशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि ये जो सारा प्रोसेस है ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, कौन से ईयर में दिया था, तो ये भी आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्पेसिफिकली ये जो इवेंट्स हमने देखे कि ये इतने सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स चल रहे थे 1901 से लेकर 1961 तक, इनके बीच में 1958 में, कौन से ईयर में, 1958 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक।
जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने एक पाथवे दिया था, उस पाथवे का नाम रखा था सेंट्रल डोगमा, जो कि था डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो ये जो पूरा पाथवे है, इसी पूरे कंप्लीट पाथवे को हम कहते हैं सेंट्रल डोगमा, एंड इट वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक इन 1958। ये 1958 में फ्रांसिस क्रिक ने इस चीज को दिया था। अगर स्पेसिफिकली हम बात करते हैं इसको डिफाइन कैसे करना है, कि ट्रांसक्रिप्शन को हम पेपर में कैसे डिफाइन करेंगे, ट्रांसलेशन को कैसे करेंगे, ट्रांसलोकेशन को कैसे करेंगे, जो सेंट्रल डोगमा है इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सो इट्स वेरी इजी, सिंपल प्रोसेसेस में हम लोग को इसको डिफाइन करना है, सिंपल वर्ड्स में हम लोग को इसको डिफाइन करना है, ज्यादा इसको हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। फर्स्टली ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। सेकेंड की अगर हम बात करते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांसलेशन। और मैंने तुम्हें ट्रांसलोकेशन के बारे में क्या बताया आप सभी को, कि जब एक एंड से अगले एंड की तरफ जब राइबोसोम मूव करता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो इसको इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, सो द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम वन एंड ऑफ द एमआरएनए टू द अनदर एंड ऑफ द एमआरएनए बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। इस तरीके से हम ट्रांसलोकेशन को डिफाइन करेंगे। इफ स्पेसिफिकली हम बात करते हैं सेंट्रल डोगमा के बारे में, कि सेंट्रल डोगमा को हमें कैसे डिफाइन करना है, तो स्पेसिफिकली सेंट्रल डोगमा की अगर हम बात करेंगे, सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फ्रॉम डीएनए वाया एमआरएनए और वाया आरएनए इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोगमा। फ्रांसिस क्रिक वॉज द साइंटिस्ट हु गेव द सेंट्रल डोगमा इन द ईयर 1958। आज के वीडियो लेक्चर में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड डू लाइक। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में।